हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, जहां भी होंगे मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूं वो आपके बायोलॉजी से रिलेटेड है। उस टॉपिक का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है तो ये टॉपिक आज आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आएगा, तो आप तैयार हो जाइए। चलिए व्हाइट बोर्ड पर मैं आपको बताता हूं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है। तो मैं टॉपिक यहां मेंशन कर ले रहा हूं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहां पर मैं टॉपिक मेंशन कर लिया, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों मैं आपको बता दूं ये टॉपिक आपके बायोलॉजी से है। तो इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी है क्या। तो पहले मैं बायोलॉजी को बता देता हूं कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी के फादर कौन है, बायोलॉजी वर्ड किसने दिया है। उसके बाद मैं इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करना शुरू करूंगा। तो चलिए पहले हम बायोलॉजी को देख लेते हैं कि बायोलॉजी है क्या। तो यहां पर आप देखेंगे बायोलॉजी को इंग्लिश में बायोलॉजी कहा जाता है और इसे हिंदी में हम कहते हैं जीव विज्ञान। इसे हम हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी जो ये शब्द है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायोस प्लस लोगोस। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं बायोस प्लस लोगोस। बायोस का अर्थ होता है लिविंग और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। इसका मैं हिंदी में मेंशन कर दे रहा हूं। लिविंग का मतलब होता है सजीव, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, या अध्ययन ही लिख देते हैं। अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे, यहां पर इनके शब्दों से ही क्लियर हो जा रहा है कि बायोलॉजी है क्या। एक ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। अब आप प्रश्न पूछेंगे सर ये सजीव क्या होते हैं, लिविंग हम किसे कहते हैं। तो लिविंग का मतलब होता है जिसमें जीव हो, जो चल फिर सके, जो भोजन कर सके, जो श्वसन कर सके, जो सर्जन कर सके, जो अपने समान नए संतान पैदा कर सके, उसे हम सजीव कहते हैं। तो इन्हीं सजीवों का अध्ययन हम इस बायोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं बायोलॉजी। तो उम्मीद करता हूं आपको बायोलॉजी का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहां पर आपको कुछ फैक्ट बता रहा हूं, अगर आप नोट करना चाहें तो आप उसे भी नोट डाउन कर लें। वो फैक्ट ये है कि सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड किसने दिया था। तो बायोलॉजी वर्ड किसने दिया, बायोलॉजी वर्ड को सर्वप्रथम किसने दिया। तो बायोलॉजी वर्ड को देने वाले जो वैज्ञानिक थे, जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लेमार्क। उन वैज्ञानिक का नाम था लेमार्क एंड ट्रीवेरेनस। लेमार्क एंड ट्रीवेरेनस ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जीव विज्ञान के लिए बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरी चीज ये है कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी को कहा जाता है अरिस्टोटल, यानी जिसे आप अरस्तु कहते हैं उनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, एरिस्टोटल, या इन्हीं को हम अरस्तु कहते हैं। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अब आप पूछेंगे सर इन्हीं को फादर ऑफ बायोलॉजी क्यों कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि बच्चे सबसे पहले इन्होंने ही लिविंग, जो हमारे इस पृथ्वी पर लिविंग है, जो जीव है, उनके बारे में स्टडी करने का प्रयास इन्होंने ही किया था। इन्होंने देखा कि जितने डिफरेंट टाइप के यहाँ पर जीव पाए जा रहे हैं, लिविंग पाए जा रहे हैं, उनके कैरेक्टर्स अलग अलग हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो लैंड पर रह रहे हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो वाटर में रह रहे हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो लैंड और वाटर दोनों पे रह रहे हैं। तो इनका जो ये हैबिटेट एरिया है, इनका जो ये निवास स्थान है वो अलग अलग है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस हैबिटेट एरिया के आधार पर इनको क्लासिफाइड कर दिया जाए। हालांकि इनका ये प्रयास जो था वो सफल नहीं रहा, लेकिन फिर भी इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अब आप एक प्रश्न फिर पूछेंगे सर अगर इनका प्रयास सफल नहीं रहा तो फिर फादर ऑफ बायोलॉजी क्यों कहा जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम लिविंग के लिए स्टडी करना शुरू किया था। इसके पहले और कोई वैज्ञानिक ऐसे नहीं थे जिन्होंने लिविंग पर स्टडी किया था। तो सबसे पहले एफर्ट इन्होंने ही लगाया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये तीन चीजें समझ में आया होगा कि बायोलॉजी का डेफिनेशन क्या है,
सजीवों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी वर्ड किसने दिया? तो बायोलॉजी वर्ड को देने वाले दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम लेमार्क और ट्रिवेरेनस था। इनको हम पढ़ेंगे लेमार्क एंड ट्रिवेरेनस। तो ये दो वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया था और फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। तो ये आपके जो सब्जेक्ट का ये डिटेल था जो आप बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है जिसे आज मैं आप लोगों के बीच डिस्कशन करना चाह रहा हूं, वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए हमें इस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या कंटेंट पढ़ना है, किन किन चीजों को पढ़ना है। तो मैंने यहाँ पर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है उसको मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जो जो चीजें हमें पढ़नी है। हमें पढ़ना है यहाँ पर सेल डेफिनेशन। हमें यहाँ पर पढ़ना है सेल डेफिनेशन, कोशिका की परिभाषा, कोशिका की परिभाषा। उसके बाद हमें यहां पर देखना होगा डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की खोज यानी कोशिका की खोज। उसके बाद हमें पढ़ना है पार्ट ऑफ सेल, कोशिका के भाग, अब इस कोशिका के भाग के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है? इस कोशिका के भाग यानी पार्ट ऑफ सेल के अंतर्गत जो हमें पढ़ना है वो ये है सेल मेम्ब्रेन। इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। इसका नाम कॉपी में एक जगह और भी आपको देखने को मिलेगा, जब आप बुक वगैरह पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा रहता है प्लाज्मा लेमा। तो इसके तीन नाम है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। तो प्लाज्मा लेमा भी आप मेंशन कर लीजिएगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप लिख लीजिएगा, अगर पता है तो कोई बात नहीं है। हिंदी में इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है सेल वॉल, सेल वॉल। इसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। इसके बाद जो हमें पढ़ना है उसका नाम है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जिसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो है न्यूक्लियस। उसका नाम है न्यूक्लियस। मैं फिर से लिख दे रहा हूं, न्यूक्लियस। इसे कहते हैं केंद्रक। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स इसे कहते हैं कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका का अंग यानी कोशिका का भाग। अब ये सेल ऑर्गेनेल्स में हमें इसको डिवाइड करना है। इसमें इसके अंतर्गत हमें जो जो पढ़ना है मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं। इसमें जो हमें पढ़ना है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम ईआर कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसे कहते हैं अंतःद्रव्यीय जालिका। अंतःद्रव्यीय जालिका।
उसके बाद हमें जो पढ़ना है वो है गॉल्जी ऑपरेटस। गॉल्जी ऑपरेटस, इसे हम गॉल्जी ऑपरेटस भी कहते हैं, और कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा गॉल्जी बॉडी। गॉल्जी बॉडी, तो चाहे आप इसे गॉल्जी ऑपरेटस बोले या गॉल्जी बॉडी बोले, बात एक ही है। हिंदी में इसे कहते हैं गॉल्जी काय, इसे हम कहते हैं गॉल्जी काय। उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो ये है वैक्यूल्स, जिसे हम कहते हैं रिक्तिका या रसधानी। रिक्तिका या रसधानी, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जगह नहीं है तो मैं रफ कर दे रहा हूं, और 2-3 पॉइंट्स और है उसको भी मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ पॉइंट्स और हैं जो सेल ऑर्गेनेल्स में हमको देखने हैं। अब सेल ऑर्गेनेल्स में ही आपको मेंशन करना है, ध्यान देना। अब हमारे पास जो बचा हुआ वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया ही पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने के बाद अब हमें जो पढ़ना है वो है यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ लिया, हमने यहां पर देख लिया, माइटोकॉन्ड्रिया हमने देख लिया, वैक्यूल्स हमने देख लिया, और गाल्जी जो उपकरण है जिसे हम कहते हैं गाल्जी ऑपरेटस, इसको भी आपने देख लिया। तो इतना चीज पढ़ने के बाद अब हमें जो पढ़ना है वो ये है लाइसोसोम, इसे हम कहते हैं लाइसोसोम, तो इसका हिंदी नाम भी लाइसोसोम ही है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं लाइसोसोम, लाइसोसोम। अब अगला जो पॉइंट जो भी पढ़ना है वो ये है प्लास्टिड। प्लास्टिड, प्लास्टिड को हिंदी में कहते हैं लवक, प्लास्टिड को हम हिंदी में कहते हैं लवक। तो इतना आपको सेल ऑर्गेनल्स में पढ़ना है। उसके बाद यहां पर सेल डिवीजन आ जाएगा, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, इसे कहते हैं कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन के अंतर्गत हमें दो जो है यहां पर दो ही चीजें देखनी है। एक तो आपको यह देखना है कि यहां पर मैं लिख दे रहा हूं मेटोसिस। मेटोसिस का मतलब होता है समसूत्री विभाजन, मेटोसिस, समसूत्री विभाजन। दूसरा पॉइंट है मियोसिस, मियोसिस, मियोसिस कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। इतना ही टॉपिक है आपके द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंतर्गत जिन्हें हमें पढ़ना है। तो इतना टॉपिक आप मेंशन कर लीजिए जिससे आपका कोई भी चीज छूटे ना, और सब कॉन्सेप्चुअली मैं बताऊंगा, आपको केवल हमारी वीडियो को देखते रहना है और समझते रहना है। तो ये आपका था सिलेबस, यानी आपके द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंतर्गत क्या हमें पढ़ना है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, और उम्मीद करता हूँ आप इसे नोट डाउन भी कर लिए होंगे या तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं टॉपिक पे आता हूँ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या है। तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लिए होंगे। अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अब मैं टॉपिक पे आता हूं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको यही जानना जरूरी है कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या है। देखिए बच्चे, यहां पर 3 शब्द हैं, फंडामेंटल, यूनिट एंड लाइफ। तो सबसे पहले इन शब्दों को हम सीखेंगे, जानेंगे कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में जो शब्द हैं इनका मतलब क्या है। उसके बाद हम क्लियर करेंगे कि इसका मतलब क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, जो ये लिखा हुआ है इसका वास्तविक मतलब क्या है। देखिए, फंडामेंटल को मैं यहां लिख ले रहा हूं, फंडामेंटल, फंडामेंटल। उसके बाद शब्द है यूनिट, उसके बाद है लाइफ। फंडामेंटल को एज्यूम कर लीजिए कि एक बेस है, एक आधार है। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, अभी के लिए आप समझिए बेस।
आधार, और यूनिट का मतलब होता है स्मॉल पार्ट, किसी बड़े चीज का एक छोटा सा भाग। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं स्मॉल पार्ट, यानी छोटा भाग, छोटा भाग। उसके बाद है लाइफ, जिसे आप जानते ही हो, लाइफ का मतलब होता है जीवन। ये तो हो गया इसका मतलब। अब वास्तविक में अब इसको हम रिलेट करके बताएंगे कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या निकलता है। सबसे पहले हम फंडामेंटल, जो ये बेस लिखा हुआ है, इसका मतलब हम आपको समझाते हैं एक एग्जांपल से। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज ऐसे एग्जांपल लेने वाला हूं जो आपको मजा भी आएगा सुन करके और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। आप सब लोग जंक फूड बहुत खाते हैं, पसंद भी है खाना, तो आज मैं उसी से एक एग्जांपल उठा रहा हूं जो आप बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं, जिसका नाम है समोसा। समोसा आप घर में भी बनाते होंगे, आपकी मम्मी वगैरह बनाती हैं, या आप शॉप से भी लेके आते होंगे, आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए मैंने इस एग्जाम्पल को चूज किया है, जिससे आपको मज़ा भी आए और धीरे धीरे आप कॉन्सेप्ट भी सीख जाएं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब भी समोसा बनाया जाता है तो आप घर में भी देखे होंगे, इनमें बहुत सारे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन सारे मटेरियल्स में एक ऐसा मटेरियल मैदा है, अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करें तो समोसा नहीं बना सकते। अज्यूम कीजिए, अगर आप अपने घर में ही अपने मम्मी से बोल दो कि मुझे समोसे खाने हैं, और आप उनको बोलना कि मैदा आपको यूज नहीं करना है और आप समोसा बनाइए, तो शायद आपकी मम्मी समोसा नहीं बना पाएंगी। क्यों नहीं बना पाएंगी? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सारी इंग्रेडिएंट्स को मिला दिए, मिलाने के बाद जब उसको भरने की बारी आएगी तो आप किस पे भरेंगे? क्योंकि उसका बेस है ही नहीं, उसका जो मैदा जो बेस बनता है चपाती की तरह, वो तो है ही नहीं, तो उस मटेरियल को आप भरेंगे कैसे? तो इसका मतलब है कि आप समोसे नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ समोसे के लिए जो हमारा फंडामेंटल का काम कर रहा है वो है मैदा, क्योंकि बिना मैदा का आप समोसा नहीं बना सकते, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर आप क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। तो जब आउटर मोस्ट लेयर नहीं क्रिएट हो पाएगा तो वो समोसा समोसा नहीं कहलाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फंडामेंटल का मतलब होता है बेस, आधार, जिस पर कोई चीज बन जाए। यहाँ पे आप देखिए, मैदा हमारा क्या था? बेस था। तो मैदे की ही वजह से तो आप समोसा बना पाए, अगर यही नहीं होता तो आप समोसे नहीं बना पाते। तो उम्मीद करता हूं आपको फंडामेंटल समझ में आ गया होगा। फंडामेंटल का मतलब क्या है? बेस, आधार। कैसा आधार? जिस पर कोई चीज बन सके। अब बात आती है यूनिट क्या है। तो यूनिट को आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आपको माला बनाना है, नेकलेस बनाना है। तो नेकलेस बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। एक तो आपको एक धागा चाहिए जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंग, और दूसरी चीज आपको क्या चाहिए? ब्रीड, जिसे हम बोलते हैं जो है मोती, या उसे आप पड़ भी कह सकते हैं। तो आइए मैं इसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए ये बहुत सारे मोती हैं, मोती हैं, और मैंने यहाँ पर एक ले लिया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। अब इन मोतियों का इस्तेमाल कर हमें इस नेकलेस को बनाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप देखें तो जब तक हम इस मोतियों का इस्तेमाल इस माले में नहीं कर रहे हैं तब तक ये नेकलेस नहीं खाना है। जब तक इसको हम इसमें गूंथ करके पूरा माला नहीं तैयार कर देंगे तब तक ये नेकलेस नहीं कहलाएगा। अब देखिए मैं इसे गूंथ दे रहा हूं, देखिए मैं इसमें लगा दिया, सारे स्ट्रिंग्स में मैंने इन ब्रीड्स को लगा दिया। तो अब देखिए ये क्या बन गया? एक माला बन गया। अब मैं पूछूं कि ये माला कैसे बना, तो आप कहेंगे सर ये छोटी छोटी चीजों को मिलाकर ही तो माला बना है। तो इस माले का यूनिट क्या है? इस माले का यूनिट ये मोती है। ये क्या है? ये मोती है। इसी को हम फंडामेंटल बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? या फंडामेंटल अगर आप बोल सकते हो तो मोती को क्या बोलोगे? यूनिट बोलोगे। यहाँ के लिए तो जो यूनिट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ के लिए तो आप इन मोतियों को यूनिट बोल दोगे, क्योंकि छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर ही तो इस बड़े माले का निर्माण कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी बड़ा चीज का छोटा सा भाग यूनिट कहलाता है। तो इस माले का छोटा भाग कौन सा है? ये मोती है। तो इस माले के का यूनिट पार्ट क्या है? ये हमारा मोती। तो आपको समझ में आ गया होगा यूनिट का मतलब क्या है। अब लाइफ का मतलब क्या है? लाइफ का मतलब मेरे प्यारे बच्चों आप सबको पता होगा, मैं जनरल वे में बताना चाह रहा हूं। जब कोई जीव इस धरती पर आता है, उसके बाद जब उसका लास्ट टाइम आता है, यानी जब उसकी डेथ होती है, तो इसके बीच की जो एक टाइमिंग है ना, इसी को लाइफ कहा जाता है। ये तो जनरल बात हुई जो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड इसमें इस्तेमाल करूं, थोड़ा सा साइंस की भाषा में अगर बोलूं, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर कोई भी आपसे पूछे कि जीवन क्या है, लाइफ क्या है, तो आप उसे एक सेंटेंस में बता सकते हो विज्ञान की भाषा में। कैसे बताओगे? आप कहोगे सर पदार्थ प्लस ऊर्जा, यानी मैटर और प्लस एनर्जी के कॉम्बिनेशन से, यानी कि केमिकल रिएक्शन से हमारा जो लाइफ है, हमारा ये जो जीवन है, ये फॉर्म हो जाता है। अब आप कहोगे सर ये कौन सी बात हुई, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ।
कि पदार्थ और ऊर्जा को मिलाने से लाइफ कैसे बन जाती है। यही है कॉन्सेप्ट, यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि लाइफ का निर्माण कैसे हो रहा है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब तक आपको ये नहीं पता कि पदार्थ क्या है, जब तक आपको ये नहीं पता कि एनर्जी क्या क्या है, तब तक केमिकल रिएक्शन से आप जीवन को फॉर्म नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे कि जीवन फॉर्म कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि पदार्थ क्या है, मैटर क्या है। तो मैटर का डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। मैटर का मतलब क्या है? मैटर का मतलब ये है होता है कि जो भी चीजें इस धरती पर विद्यमान है, जिसे आप टच कर सकें, जिसे आप स्मेल कर सकें, जिसे आप फील कर सकें, सबके सब मैटर कहलाते हैं। इस धरती पर जो भी चीजें हैं सब मैटर है। इवन अगर ह्यूमन बीइंग की बारे में बात करूं तो हमारी पूरी बॉडी एक पदार्थ है, एक मैटर है, क्योंकि हम अपने बॉडी को हाथ को अगर छूना है तो हम टच कर सकते हैं, हमें अपने अगर गाल को छूना है तो भी हम टच कर सकते हैं, हमें अपने पैर को छूना है तो भी हम टच कर सकते हैं। तो जिसे टच किया जा सके, स्मेल किया जा सके, फील किया जा सके, वो सबके सब क्या होते हैं? मैटर होते हैं। अब ऊर्जा क्या है? हमारी ह्यूमन बॉडी अगर आप देख रहे हो तो ये हमारी क्या है? हमारी ह्यूमन बॉडी जो है ये हमारा है पदार्थ, जिसे मैटर कहते हैं। लेकिन इस ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हमारी आत्मा है, जो हमारी जो जीव हमारे अंदर विद्यमान है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारा मन है, वही हमारा क्या है? एनर्जी है। इसी के कॉम्बिनेशन से, इसी के केमिकल रिएक्शन से हमारी लाइफ का फॉर्मेशन होता है। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया केमिकल रिएक्शन, अब ये क्या है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है, केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। ये क्या है? देखिए जब कोई पदार्थ एक स्टेज से दूसरे स्टेज में चला आए लेकिन लौट कर अपने प्रारंभिक स्थिति में ना आ पाए, तो वहां पर होने वाले रिएक्शन को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल मैं दूंगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। आपने अपने घरों में देखा होगा कि लोहे का टुकड़ा, आयरन का जो टुकड़ा होता है, अगर आप कहीं फेंक दीजिए जहां पर थोड़ी सी नमी हो, मॉइस्चर हो, तो आप देखेंगे धीरे धीरे उस पर रस्ट लगना शुरू हो जाता है, जंग लगना शुरू हो जाता है। और एक समय ऐसे आ जाता है कि धीरे धीरे वो जो आपका लोहा का टुकड़ा है वो गायब हो जाता है। आपको लगता है कि यार वो धरती खा ले गई, धरती में चला गया। तो ऐसा नहीं है बच्चे, वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर मॉइस्चर है, और मॉइस्चर होने की वजह से वहां पर रिएक्शन क्रिएट हुआ है, वो जिसकी वजह से वहां पर रस्ट लग चुका है, और रस्ट की वजह से वो लोहा धीरे धीरे खराब होता चला गया। और एक ऐसा समय आया जब वो लोहा पूरी तरीके से गायब हो गया। अब आप हमें बताइए, जब वो लोहा पूरी तरीके से जंग से खत्म हो गया तो क्या आप दोबारा से लोहा बना सकते हैं? उस लोहे को दोबारा प्रारंभिक स्थिति में ला सकते हैं? नहीं ना। तो इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन, क्योंकि एक बार उसका स्टेज बदला तो दोबारा प्रारंभिक स्टेज में वो नहीं आ पाता। इसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। सेम लाइफ पे भी इसे अप्लाई करके देख लो। अगर कोई ह्यूमन बॉडी का डेथ हो जाता है तो क्या वो बॉडी वापस फिर से आती है? नहीं आ पाती है। इसीलिए कहा जाता है पदार्थ और ऊर्जा के केमिकल रिएक्शन से लाइफ फॉर्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको फंडामेंटल, यूनिट्स और लाइफ समझ में आ गया होगा। अब जब फंडामेंटल, यूनिट और लाइफ बच्चे आपको समझ में आ गया है, तब मैं इसे आप कनेक्ट करता हूं और आपको यहां से एक डेफिनेशन निकाल के दिखाता हूं जिससे आप ये समझ पाए द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या है। एक ऐसा बेस जिस पर पूरी लाइफ का निर्माण हुआ हो, एक ऐसा बेस जिस पर पूरी लाइफ का निर्माण हुआ हो, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पर जो फंडामेंटल यूनिट है ना, वो एक कंप्लीटनेस को शो करता है, अपने में पूर्ण है, वो अधूरा नहीं है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं एक ऐसा बेस जो अपने में कंप्लीटनेस को शो करता हो और उस पर एक लाइफ का डेवलपमेंट हो जाता है, एक जीवन का विकास हो जा रहा है, उसे हम कहते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आया होगा कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक डेमो क्लास था, एक इंट्रो क्लास था, जिसमें मैंने आपको क्या पढ़ना है फंडामेंटल यूनिट के अंतर्गत हमने आपको ये बताया। चूंकि ये बायोलॉजी का टॉपिक था तो मुझे ये बताना था कि बायोलॉजी क्या है, क्योंकि इसको जानना जरूरी है। जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो उसको तो जानना जरूरी है। तो मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी क्या है, उसका डेफिनेशन मैंने आपको सिखाया। फिर मैंने आपको ये बताया कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, फिर हमने कहा कि क्यों कहा जाता है, फिर हमने आपको बताया कि बायोलॉजी वर्ड का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया। फिर उसके बाद हमने आपको यहाँ पर ये क्लियर किया कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंतर्गत हमें किन किन टॉपिक को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हमारा कंप्लीट हो जाए, कोई छूटे ना। उसको भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया और उम्मीद करता हूँ आप उसे नोट डाउन भी किए होंगे। नहीं नोट डाउन किए होंगे तो आप स्क्रीनशॉट भी लिए होंगे। उसके बाद मैंने इनके शब्दों को बताने का प्रयास किया कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या है। तो
तो फिर मैंने इनके शब्दों को बताया, इसको एक्सप्लेन भी किया, जिससे आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे बच्चे, आज मैं क्लास को यहीं पर एंड करता हूं, क्योंकि आज ये इंट्रो वीडियो था और कल से मैं यहां से सेल डिस्कस करूंगा, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को सेल कहा जाता है। मैं कल की क्लास में आपको बताऊंगा सेल का डेफिनेशन क्या है, उसके बाद पार्ट ऑफ सेल क्या है, डिस्कवरी ऑफ सेल क्या है। ऐसे हम तमाम चीजों पर ये चर्चा करेंगे जो हमारे टॉपिक के अंतर्गत यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो आप इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहिए, और अगर जो टॉपिक या जो चीज आपको समझ में ना आए, आप कमेंट बॉक्स में आकर उसे हमें जरूर बताएं। मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको सेटिस्फाई करने के लिए। तो आज मैं क्लास का एंड यहीं पर कर रहा हूं। थैंक यू बेटा, टेक केयर।